हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्विक ट्रिक बंसी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चीन के बारे में। चीन की अर्थव्यवस्था कैसे संभली और आज वो एक विकल्प के रूप में कैसे देखा जाने लगा है और क्यों उसको देख रहे हैं एक सत्ता के वैकल्पिक के रूप में, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको पता है कि मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड पहले ही कर दी गई हैं। एक तो है यूरोपीय संघ क्या है और आसियान क्या है। इन दोनों के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिए हैं। अगर नहीं तो आप मेरे चैनल के पेज पर जाएं और जल्दी से उनको देखें, तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक, अब हम इसके बारे में देखते हैं चीन को एक विकल्प के रूप में क्यों देखा जाने लगा। क्योंकि भाई चीन भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ है और लग चुका है। ठीक, अब आइए हम चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में देखें। आइए अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। यानी ये दुनिया में, पूरे देश में, विश्व में तीसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर कौन है? यूरोपीय संघ, और इसके बाद और कहते हैं रूस है। इसके बाद आता है ये चीन। ठीक है, इसके बाद चीन आता है। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है, यानी पूरे देश की निगाह चीन पर है और उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एक ठीक बात दे रहा है। यानी अगले पेज पर एक कार्टून है, मैं उसको बताऊंगा कि वो कार्टून क्या दे रहा है, यानी क्या बता रहा है वो। ठीक, 1978 के बाद से जारी चीन की अर्थव्यवस्था सफलता को एक शक्तिशाली के रूप में उभरने के साथ जोड़ा देखा जाता है। यानी 1978 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया था और महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ जोड़ा देखा जाता है इसको 1978 के बाद। और आर्थिक सुधारों की शुरुआतों करने के से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। यानी शुरुआत में अगर देखें, ये शुरुआत से ही अपनी अर्थव्यवस्था में लगा पड़ा है और बहुत ज़्यादा वृद्धि करने लग रहा है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है ये। ठीक है, और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। यानी एक विकल्प के रूप में और कौन आया? चीन और आया। यानी जब दो दुनिया थी, यानी सोवियत संघ खत्म होने के बाद दुनिया में बस एक ही महाशक्ति बची थी, अमेरिका। अब अमेरिका को टक्कर देने और एक और जन्म हो रहा है किसका? चीन का। ठीक है, और आने वाले समय में अनुमान है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। यानी निकल गया नहीं, अभी जाएगा। ठीक है, आर्थिक सत्र पर अपने पड़ोसी मुल्क से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया में विकास का इंजन जैसा बना हुआ है। यानी अपना जो पड़ोसी देश है, वो जो उसके इलाके हैं, जो चीन पूर्व एशिया, यानी पूर्व एशिया से जो पूर्व एशियन जो आसियान है, उसका एक इंजन बना हुआ है। ये इंजन जैसा बना हुआ है। जैसे ये विकास ज़्यादा करता है तो आसियान भी इतना ही विकास करने लग जाता है। ठीक है, इस कारण क्षेत्रीय मामलों का उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि भाई ये ज़्यादा प्रभावशाली क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी होती जा रही है और यह आसियान में एक अच्छी भूमिका निभाने लग गया है। ठीक है, और इस विशाल आबादी, यानी इसकी विशाल आबादी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है। ठीक है, इसकी विशाल आबादी है और बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ा भूभाग है, भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल है उसका। और संसाधन, वहाँ पर खूब संसाधन है, भरपूर संसाधन है। क्षेत्रीय अवस्था, राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन को प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन सभी को देखते हुए चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है और उभर रहा है। ठीक है, भरपूर संसाधन है, बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ी इस पर जनसंख्या है। ठीक है, क्षेत्रीय अवस्था है, राजनीतिक प्रभाव, तेजी से आर्थिक वृद्धि के रूप में मिलकर चीन भाई ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ सकता? खूब अच्छे तरीके से बढ़ सकता है।
और बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे जहाँ जो भारत में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो चीन के ही हैं। जो अमीर लोग हैं वो भले ही ना खरीदे चीन का सामान, मगर गरीब के घर में एक टॉर्च भी होगी ना, वो चीन के प्रोडक्ट से, यानी चीन का प्रोडक्ट होगा, यानी चीन का ही सामान होगा 100%। जिस फ़ोन से हम ज़्यादा तरीक़ा से यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल प्राइस में आते हैं, वो चीन के ही हैं। क्योंकि चीन जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे पहुंच चुका है भारत से और अन्य देशों से। ठीक है, और 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के यहाँ पर आर्थिक सोवियत, यानी आगे पढ़ूंगा उसमें क्या है कि 1949 में माओवादी के नेतृत्व में एक साम्यवादी क्रांति हुई। कि माओवादी, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, माओवादी क्या एक जो क्रांति हुई थी 1949 में, उस पर टिप्पणी कीजिए या उसके बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, यानी 1949 के माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीन में जो जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ पर आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। यानी सबसे पहले यहाँ पर क्या थी, सोवियत पर जो मॉडल था उस पर आधारित थी। ठीक है, आर्थिक रूप से बिछड़े और साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। जो सोवियत संघ में क्या था, जो वहाँ पर उद्योग धंधे थे, जो वहाँ पर जो सब कुछ था, जो भी सोवियत संघ में था वो किसके इसमें था, गवर्नमेंट के में था। ऐसे ही चीन में था, पहले सब कुछ यहाँ पर सरकार का ही था। अब उसने धीरे धीरे कर करके क्या है, प्राइवेट किया है। और प्राइवेट ऐसे किया है कि ऐसे नहीं सोवियत संघ की तरह शॉक थेरेपी अपना दी और बिना कुछ योजना बनाए हुए इसने क्या कर दिया था, हर चीज़ का निजीकरण कर दिया, पूंजीवादी में बदल दिया। मगर ऐसा चीन ने नहीं किया। इसने समय के साथ ढलता हुआ, जैसे सूरज ढलता हुआ जाता है ना, डूबता है, फिर जैसे उगता है सुबह, उसके बाद धीरे धीरे शाम को जब ढलता है, ऐसे ही इसने क्या किया चीन ने कि अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसे इसने प्राइवेट किया या उसने अपनी जनता के हाथ में दिया एक चरणबद्ध तरीके से, यानी योजना बनाकर, और जिस कारण आज ये दुनिया का शक्तिशाली देश बनने वाला है। ठीक, ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब इसने साम्यवादी से और पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़ दिए, भाई साहब आपको आश्चर्यजनक की बात होगी कि चीन ने बहुत सालों तक, 10 या 15 सालों तक अपने ही देश में अपने ही संसाधनों से अपने ही लोगों पर काम करवाकर इसने 15 साल या 10 साल लगभग इसने अपने ही घर में प्रोडक्ट बनाए, अपने ही सब कुछ किया, और ये बाहर से कुछ नहीं मंगाता था, और सब कुछ जो था इसने अपने ही देश में होता था, बाहर से इसको कुछ लेना देना नहीं था। इसीलिए साम्यवादी देश और पूंजीवादी देशों से इसने रिश्ता तोड़ दिया था। अब इस पर कोई रास्ता नहीं था कि इसने सभी से भाई रिश्ता तोड़ दिया, तो इससे कोई रास्ता नहीं, कोई इसको आशा नहीं थी कि मुझे यहाँ से मदद मिल जाएगी। तो इसने अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली, पर थोड़े समय तक पूंजीवादी तो बिल्कुल मिली नहीं थी, क्योंकि ये पूंजीवादी खेमे में नहीं गया था। मगर इसको सोवियत संघ से कुछ मदद शुरू से ही मिलती रही थी, और थोड़ी बहुत इसको सहायता मिली और मिली जुली कुछ सलाह भी मिली कि आप ऐसे कीजिए। ठीक, और कुछ नहीं मिला इसे। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया, चीन ने जो विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकाल कर सारी सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने में पर जोर दिया। इसने क्या किया, अपनी जो खेती है, जो कृषि क्षेत्र है, उसमें ज़्यादा विकास किया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया, कमाई की, और उसका सारा पैसा लगाकर इसने किस में लगाया, उद्योग धंधों में। ठीक, उद्योग धंधों में लगाकर सरकारी के कामकाजों को नियंत्रण करने के लिए उस सब में इसने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया था, बल्कि इसने किसी देश से मदद नहीं ली, क्योंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीकी और सामान की खरीदी के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। इसके पास ये क्यों नहीं मंगाता था बाहर से,
क्योंकि इसके पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। विदेशी मुद्रा क्यों नहीं थी? क्योंकि इसने पूंजीवादी देशों से और साम्यवादी देशों से रिश्ते तोड़ दिए थे पहले ही, और इसने कहा था कि हम अपना विकास खुद करेंगे और अपने घर में ही रह के करेंगे। इसीलिए ये बाहर से जो तकनीकी सामान है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको ये उस समय नहीं खरीद पा रहा था। ठीक, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू सत्र पर ही तैयार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इसने क्या किया, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है बाहर, उसको अपने यहाँ ही बनाना स्टार्ट कर दिया और अपने यहाँ हर चीज़ को बनाना स्टार्ट कर दिया। और आज चीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बनती ना हो। भाई साहब, डुप्लीकेट में तो माहिर है चीन। अच्छी से अच्छी डुप्लीकेट चीज़ आपको चीन की मिल जाएगी, और हर चीज़ मिल जाएगी चीन में, जो भारत में नहीं और अन्य देश में भी नहीं मिल सकती। क्योंकि चीन का बच्चा बच्चा कार्य करता है। और घर में आपके चीन में जो क्षेत्र है, जो चीन वाला जो देश है ना, जो क्षेत्र है, वहाँ पर हर घर में छोटा बच्चा 10 या 15 साल का भी एक मैकेनिक मिलेगा आपको। कुछ ना कुछ घर में वो कार्य जरूर करता हुआ मिलेगा आपको। बैठा हुआ इंसान कोई नहीं मिलेगा चीन में। हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ठलुए मिलते हैं, मिलेंगे ना। चलो छोड़ो। इस मॉडल से चीन ने अभूतपूर्व सत्र पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने पर आधारित बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। यानी इसने क्या, इस मॉडल ने, जिस मॉडल था, चीन ने अभूतपूर्व सत्र औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने के आधार बनाया और सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया, जो भी उस पर संसाधन थे। ठीक है, ठीक, अरे यार, जो भी इस पर संसाधन थे उसका इस्तेमाल किया। अरे यार सॉरी, ठीक, कहाँ पर पहुंचा मैं, इसमें इस्तेमाल किया और सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया। जो भी वहाँ पर जो लोग थे उनको समाज में कल्याणकारी नीतियाँ लाई गई, उनको रोजगार दिया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अब भाई देखो, इसने बाहर से कुछ नहीं लिया, तब भी अन्य देशों से बहुत आगे निकल गया और अपने ही संसाधनों का प्रयोग करके, और आज तो ये सबसे मदद ले रहा है। तो आप बताइए कि ये कहाँ पर पहुंचेगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा कि नहीं। ठीक है भाई, अब तो इस पर कुछ नहीं था, अभी तो ये इतनी फैसिलिटी दे रहा है अपने नागरिकों को। तो अगर इसके पास अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। उस समय की बात कर रहा हूँ जब इसके अन्य देशों से कोई मतलब नहीं था। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और मामले में चीन सबसे आगे है। ठीक है, अन्य देशों से सबसे आगे तो नहीं, अन्य देशों से। ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% दर से हुआ है। वहाँ पर हर सालाना 5 से 6% दर पर विकास हो रहा है। लेकिन जनसंख्या में 2 या 3 की प्रति वार्षिक वृद्धि इस विकास की दर पर पानी फेर रही है। भाई चीन विकास बहुत कर रहा है, मगर उसकी जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है, और सब इतनी जो मेहनत करता है उस पर उसका पानी फिर जाता है। क्योंकि जितना वो विकास कर पाता है उतनी ही वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है, और जिसके कारण वहाँ पर जनताओं को जो कल्याणकारी नीति है, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा का क्षेत्र ले लो या और अन्य कोई क्षेत्र ले लो, उसको वो पूरी तरीका से नहीं करवा सकता और ना सभी को रोजगार दे पाता है। क्योंकि हर साल वहाँ पर निरीह बहुत जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ पर सभी को रोजगार नहीं मिलता था, और आज भी है। ठीक है, फिर क्या हुआ, और बढ़ती आबादी के विकास से लाभ से वंचित रह रही थी। जो भी यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ रही थी वो क्या थी, उन लाभों से वंचित रहती जा रही थी। यानी उनको वो समस्याएं जो फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके खाने के लिए चीज़ें भी बढ़ेंगी, और जनसंख्या बढ़ रही है तो वहाँ पर जो कृषि है उसको भी बढ़ाना चाहिए। मगर वो बढ़ाता क्या है, उसका पूरा पैसा कहाँ पर लगाता है, सरकारी नियंत्रण कार्यों में, उद्योग धंधों में, अन्य चीज़ों बनाने में। अब वो भाई जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, उसके खाने खिलाने में लगाएगा या उसकी अर्थव्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगाएगा।
ये उसके लिए बड़ी समस्या है। और ये हमारे लिए समस्या, उस देश के लिए समस्या नहीं, ये हर देश के लिए समस्या है। जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतना ही विकास धीमे होगा, ये कन्फर्म है। ठीक। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिक संगठन की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संगठन का चीन भी सामना करना पड़ा, चीन को भी इस संगठनों का सामना करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, यानी उद्योग के क्षेत्र में ये बहुत नीचे था, यानी बहुत बढ़िया नहीं बढ़ रहा था। और विदेशी व्यापार ना के बराबर था, क्योंकि विदेशी व्यापार तो उस समय आपको पता है नहीं चल रहा था, इसका बहुत ना के बराबर 0% मान लो आप, क्योंकि इसके पूंजीवादी देशों से साम्यवादी देशों से अच्छे रिश्ते नहीं बनाए रखे थे इसने, और अपने ही पैसों से ये क्या करता था, वहां पर विकास करने लग रहा था अपने देश में। और विदेशी व्यापार ना के बराबर होने के कारण प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। जब 1970 का दशक आया तो चीन ने बड़े निर्णय लिए, और चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक, अमेरिका से संबंध कब बनाए, 1972 में। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। अब क्या था, इसने भाई कहा कि अब मैं जो एकांतवास को खत्म कर रहा हूं, और चीन से 1970 के दशक में इसने क्या संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। और 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। यानी चाउ एन लाई ने कहा 1973 में कि एक तरीके से उद्योग, कृषि, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र इसने आधुनिकीकरण यानी उनमें विकास करने के लिए और तरीका से उनको और ज़्यादा उनको शक्तिशाली बनाने के लिए उसने 4 प्रस्ताव रखे। और 1978 में तत्कालीन नेता देंग सायोपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। खुले द्वार की नीति की घोषणा किसने की, देंग सायोपिंग ने 1978 में। ठीक। अब यह नीति यह हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश के उच्चतर उत्पादक को प्राप्त किया जा सके। यानी अब बाहरी कंपनियां चीन में आ सकती हैं और अपना उद्योग, अपनी कंपनी लगा सकती है, और ये भी अन्य देशों में जा सकता है। और इस पर क्या हुआ, इसके करने से क्या हुआ, जो बाहरी जो शक्तियां आएंगी, अलग जो कंपनी आएंगी, उससे क्या होगा, इसका विदेशी भंडार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा तो इसका क्या असर पड़े, इसकी अर्थव्यवस्था पर असर ये पड़ेगा क्योंकि ये बाहर से अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी खरीद सकता है, सामान खरीद सकता है, और इसकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया, जिसने अपना तरीका अपनाया, और चीन ने शॉक थ्योरी पर अमल करने की बजाय, यानी शॉक थ्योरी पर कोई मतलब नहीं अपनाया इसने, और अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। यानी अपने जो अर्थव्यवस्था थी उसको एक यानी योजना बनाकर इसने खोला कि पहले मैं ये उद्योग खोलूंगा, पहले मैं इसको खोलूंगा, इसको प्राइवेट करूंगा, इसको प्राइवेट करूंगा। इसने एक साथ कुछ नहीं कहा कि भाई ले जाओ भंडारा का कुछ नहीं। इसने तो क्या कहा था कि जैसे कि दो तरीका की देखो दावत होती है, एक तो होता है बफर और एक होता है पत्तल की सब्जी पर पत्तल की दावत। यानी बफर क्या होता है, उसमें भैया कोई कुछ भी लो, कितना ही बिगाड़ो, कोई कुछ नहीं होता। और पत्तल की दावत क्या होती है, उसमें लिमिट का मिलता है और आदमी इतना ही लेता है जितना उसको जरूरत होती है। और ऐसा ही चीन ने किया। चीन ने क्या किया, चीन ने किया कि भाई एक चरणबद्ध तरीके से उसने खोली कि हम ऐसा इसको खोलेंगे पहले, फिर इसको खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे। ठीक है। 1982 में खेती का निजीकरण किया। 1982 में क्या कहा कि भाई 1982 में उसने खेती का निजीकरण कर दिया, भाई अब इसको जनता के हवाले कर दिया कि आप इस खेती को करो। और उसके बाद 1998 में उद्योगों का कर दिया निजीकरण, और व्यापार संबंधित अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया। यानी व्यापार संबंध जो थे, अवरोध थे, वहां पर सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया था, सभी के लिए नहीं हटाया गया था। मगर सोवियत संघ ने क्या कर दिया था, सभी के लिए हटा दिया था, और उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और वो लुप्त हो गया। जब विदेशी निवेशक और अपने उद्यम लगा सके, ठीक है, लगा सकते हैं। नई आर्थिक नीति के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली।
क्या ऐसे इसने जो रणनीति अपनाई थी खुले द्वार की नीति और निजीकरण वाली, इसने बढ़िया तरीका से अपनाने के कारण इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। और कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादन और ग्रामीण आयों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। जैसे ही इसने जो खेती का निजीकरण किया, वहां पर किसान जो थे, आम जनता थी, उसकी आर्थिक आय बढ़ने लग गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजीकरण का बचत का परिणाम बढ़ गया और इसके ग्रामीण उद्योगों की तादाद बढ़ती तेजी से बढ़ती चली गई। ग्रामीण लोग भी क्या होने लग गए, संपन्न होने लगे और उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ने लग गई और वृद्धि दर तेजी होने लग गई। यानी उसमें क्या, चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज हो रही थी और व्यापार के नए कानून तथा आर्थिक विशेष यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। यानी पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए उभरा कौन, चीन। और ये क्या है, चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है। वर्तमान में अब चीन के पास क्या है, विशाल भंडार है। और 1970 में जब इसने 1970 के दशक में जब अपनाई थी, 1978 से पहले, खुले द्वार की नीति से पहले क्या था, कुछ नहीं था। इस पर मुद्रा जो थी उसकी ना के बराबर थी, विदेशी मुद्रा इसके बराबर, मगर अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों पर निवेश कर रहा है। और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम बढ़ाया और बढ़िया बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिक और जुड़ाव को लेकर गहरा भविष्य की व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देना देगी। यानी क्या है, अब आने वाले समय में चीन इतना समृद्ध हो गया है कि एक ऐसा विकल्प के रूप में उभरने लगा है कि चीन को भी छोड़ सकता है। ये क्या है, एक जो चीन की दीवार को दिखाया गया है, इसमें ड्रैगन है। ये ड्रैगन क्या है, ये यानी एक रफ्तार से चल रहा है और चीन की बढ़ती ताकत, यानी अमून चीन का नाम है। जो आते ही अपने जॉन में चीन की दीवार, यानी आप जैसे ही इसको देखोगे, आपके ड्रैगन जो होता है, एक तस्वीर चीन की दीवार है। और चीन की आर्थिक व्यवहार को दिखाने के लिए यह कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया है। और पहचानिए ये कार्टून दिखाया गया छोटा सा आदमी कौन है, यानी ये क्या है, साउ दोपिंग, यानी कि जो माओवादी हैं, माऊ हैं, ये वो हैं। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है ये कौन है, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चीन की आर्थिक में तो नाटकीय सुधार हुआ। यानी चीन की आर्थिक स्थिति में क्या हुआ, नाटकीय सुधार हुआ। लेकिन वहाँ पर हर किसी को सुधार का लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई थी और हर किसी को सुधार का लाभ नहीं मिला। चीन ने बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, उसकी जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ गई तो बेरोजगारी बढ़ गई और बेरोजगारी बढ़ गई तो प्रति व्यक्ति आय घट गई। प्रति व्यक्ति आय घट गई तो वहाँ की समस्याओं का समाधान अच्छे से नहीं हो पा रहा, जो भी वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक, 10 करोड़ लोगों को रोजगार की तलाश में, वहाँ पर चीन में 10 करोड़ लोग जन रोजगार की तलाश में हैं चीन में। और अब महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं 19वीं शताब्दी में थे, या यूरोपीय संघ से पहले। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ते जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। किसमें, चीन में। वहाँ पर क्या पर्यावरण के नुकसान को पहुँचा रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और भ्रष्टाचार के बढ़ने के मामले भी, जो परिणाम भी क्या है, चीन में आए हैं। और शहर तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों को के बीच आर्थिक फैसला बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय वैश्विकता पर सत्र पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। यानी क्या है, वैश्विक सत्र पर पूरे विश्व में एक ऐसी आर्थिक स्थिति इसने बना ली, इतनी पहचान बना ली है कि अब चीन की अर्थव्यवस्था बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता पर यह स्थिति बना दी है कि व्यावसायिक साझेदारी पर चीन को जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। पूरे जो व्यापार क्षेत्र में इसका क्या है, एक अच्छा इमेज बन चुकी है, छवि बन चुकी है इसकी, किसकी, चीन की। यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान, रूस सभी व्यापार के आगे चीन से काफ़ी विवादों को भुला चुके हैं। क्यों भुला चुके हैं, इससे क्यों नहीं बहस करते, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति और व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है ये।
और इस पर विदेशी मुद्राओं का विशाल भंडार है। ठीक है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान की इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। कौन? चीन। 1997 के साथ वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की है। 1997 में जो वित्तीय संकट आया था, चीन जन आसियान संगठन की इसने बहुत मदद की चीन ने। और लातिनी और अमेरिका और अफ्रीका में निवेश की मदद की नई नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन की नई आर्थिक विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। यानी भाई साहब, आने वाले समय में चीन इतना समृद्ध हो जाएगा और इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि इसके टक्कर लेने वाला कोई नहीं रहेगा। और कह रहा हूँ कि आने वाले समय में अमेरिका भी इससे पीछे चला जाएगा, ये 100% है। क्योंकि चीन जिस तरीका से विकास कर रहा है और कोई देश नहीं कर रहा। ठीक है, भारत भी लग रहा है मगर भारत उससे कम है अभी बहुत। ठीक। और आपको मैंने बताया चीन की अर्थव्यवस्था कैसे उभरी, कैसे कैसे उसने निजीकरण किया, खेती का निजीकरण कैसे किया, उद्योग का निजीकरण कैसे किया, और उसने संचारों का कैसे किया, अपने संसाधनों का कैसे प्रयोग किया। ऐसे मैंने इसके बारे में आपको बताया है। और आपको जब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी रॉयल बघेल 5682 पर मैसेज करें और अपना सवाल या कोई क्वेश्चन मुझसे पूछें। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब के लिए बाय, धन्यवाद।